उसका हंसना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा। वह बार बार मेरी ओर देखे जा रहा था। जब जब उससे मेरी निगाहें मिलती वह धीरे से मुस्कुरा जाता। मेरे समझ में नहीं आया कि वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है, किंतु उसका मुस्कुराना मुझे अच्छा ही लगा। मासूम चेहरा, शकल सूरत से अच्छा, पढ़ा लिखा और सभ्य लगने वाले उस नौजवान की उम्र 25 वर्ष के लगभग थी। वेशभूषा से किसी छोटे मोटे कस्बे का रहने वाला लग रहा था। लगता नहीं था कि वह गांव का रहने वाला है। सबसे पीछे बैठा था वह बस की सीट पर और मैं सबसे आगे। ड्राइवर के सामने लगे बैंक व्यू मिरर पर जब जब मेरी नज़र पड़ती तो मुझे उसका चेहरा उसमें नज़र आता और जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ती वह मुस्कुरा उठता। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जिस प्रकार बैंक व्यू मिरर में मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी उसी प्रकार उसको भी मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने एक दो बार पीछे मुड़कर भी देखा। मैं सचमुच आश्वस्त हो गया था कि वह वास्तव में मुझे देखकर ही मुस्कुरा रहा है। मैंने दिमाग पर जोर डालकर याद किया, आखिर कौन होगा यह नवयुवक? पहचान का होगा क्या, या फिर पहले कभी इसे देखा होगा? किंतु ध्यान नहीं आया। कर्णप्रयाग में जब बस आधी से अधिक खाली हुई तो वह मेरे पीछे से आकर ठीक मेरे बगल में आकर बैठ गया। बैठने के पश्चात उसने मुझको नमस्कार भी किया। अब मैंने अपना दिमाग और तेजी से दौड़ाया। इसका मतलब परिचित है, या फिर इसने मुझे पहले कहीं देखा था? क्या इससे पहले भी कभी मिला होऊंगा? ऐसा मुझे याद नहीं आ पा रहा था। बहरहाल यहीं जाने के उद्देश्य से मैंने उससे बातचीत करना शुरू की। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। पीपल कोटी। आ, कहाँ से रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते हो? नौकरी। किस विभाग में? फैक्ट्री में। कितनी तनख्वाह मिलती है? 2000 रुपये। गाँव कहाँ है? मैंने कुछ और जानने के उद्देश्य से पूछा। पीपल कोटी के पास बणसो गांव। मुझसे पहले कभी मिले थे? मैंने फिर से पूछा। हाँ, दूर से देखा था, भाषण सुना था आपका। कहाँ? गोचर मैदान में पिछले साल। अब मुझे याद आया, पिछले वर्ष गोचर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले औद्योगिक एवं विकास मेले का उद्घाटन करते वक्त मैंने अपने संबोधन में युवाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए तकनीकी रूप से कृषि कार्य अपनाने की सलाह दी थी। उद्यानीकरण, फलोत्पादन के साथ साथ कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु आगे आने का आह्वान किया था। मैंने कहा था कि इस कार्य के लिए सरकार उन्हें आर्थिक मदद भी देगी और हर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अब कुछ तो मैं समझ गया था, किंतु उसने मुस्कुराने का अर्थ अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था। सो मैंने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। तो दिल्ली में 2000 में गुजारा हो जाता है मुश्किल से। कितना पैसा बचा लेते हो? बहुत कम, उसने कहा। घर कितने समय बाद आ रहे हो? 6 महीने बाद। कितना पैसा बचा कर लाए हो? मतलब 1 महीने में केवल 500 रुपये ही बचा पाते हो? मेरी जिज्ञासा और अधिक बढ़ी। बहुत ही मुश्किलों से दिल्ली में आने जाने में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। कमरे का किराया बहुत अधिक है। 2000 रुपये में एक कमरा ले रखा है जिसमें हम 4 लड़के रहते हैं। इसके अतिरिक्त खाने पीने का खर्चा अलग से है। उसने पूरे खर्च का विवरण मुझे बताया। तो फिर फायदा क्या हुआ? मैंने उसे कुरेदा। 500 रुपये तो तुम गांव में भी हर महीने बचा सकते हो। वह कुछ नहीं बोला। घर गांव में ही कोई काम क्यों नहीं करते? मैंने फिर पूछा। किया था, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? मैंने पूछा। गोचर में आपका भाषण सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि गांव में रहकर ही कुछ करूंगा और अपने प्रदेश के विकास में भी सहयोगी बनूंगा। किंतु 1 वर्ष बाद ही मेरा निश्चय डगमगा गया। उसने हताश होकर कहा। क्यों? मैंने उद्यान विभाग से 25,000 रुपये ऋण लेकर अपनी 20 नाली जमीन में फलदार पौधे लगाए। इन पौधों से फल पाने के लिए मुझे 4 से 5 वर्ष प्रतीक्षा करनी थी। सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं, मेहनत भी। किंतु बैंक की किस्त प्रतिमाह 1000 रुपये बन चुकी थी। उसको चुकाने के लिए मैंने फलदार पौधों के नीचे सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया। गांव वालों ने कहा, यह लड़का पागल हो गया है। मैंने अपने माँ पिताजी को भी इस कार्य के लिए किसी तरह से राजी करवा लिया। 2 अन्य भाई बहन सहित हम सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर दिन रात मेहनत करके गोभी, फ्रांसलीन, टमाटर, आलू, लौकी और खीरे का खूब उत्पादन किया। हमारी मेहनत रंग लाई और 6 महीने के अंदर ही हमारे खेत सब्जी से लगभग भर गए थे। अब गांव वाले हस्तप्रभ थे। मेरी देखा देखी करके गांव के अन्य युवकों ने भी यह कार्य शुरू करने की ठान ली। किंतु जब हम अपनी सब्जी बाजार में बेचने गए तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। बाजार में कोई भी दुकानदार हमारी सब्जियां उचित दाम पर लेने को तैयार नहीं था। मजबूरी का फायदा उठाकर वे हमारी सब्जियां औने पौने दामों पर खरीदने लगे।
विपणन के अभाव में हमारा अधिकतर उत्पादन खेतों में ही सड़ने लगा, जिस प्रकार हमें बहुत घाटा उठाना पड़ा और बैंक की किस्तें जमा करनी मुश्किल पड़ गई। थक हार कर हमें यह व्यवसाय बंद करना पड़ा और बैंक की किस्तें जमा करने का और कोई जुगाड़ न देख मुझे गांव छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। तब से आज तक दिल्ली की कमाई बैंक की किस्तों को भरने में ही लग रही है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैंने देखा उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसकी कहानी मुझे अक्षरश सत्य लगी। मैं सोचने लगा कि वास्तव में यदि हमारा न्यूयॉर्क इसी तरह से टूटता रहेगा तो उसका पहाड़ और पहाड़ की कृषि से मोहभंग होना स्वाभाविक है। युवाओं को कृषि, पशुपालन, औद्योगिकरण से जोड़ने के लिए हमारी सरकार के पास योजनाएं तो हैं, किंतु उसको संसाधन और बाजार उपलब्ध कराना भी तो सरकार का ही दायित्व है। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा क्यों रहा है। शायद उसकी मुस्कान यही पूछ रही थी कि मैंने तो हम करेंगे, लेकिन उसका उचित मूल्य कहाँ से मिलेगा, कौन दिलाएगा। अब मुझे अपने भाषण में संशोधन करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी। मैं गंभीर हो गया था। वह फिर एकटक मुझे देखने लगा। मुझे गंभीर हुआ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं। मैं चौंका। एक बात बताइए, उसने पहली बार कोई सवाल किया था मुझसे। जब आप अपने भाषण में युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो क्या यह भी बताते हैं कि उनका उत्पाद किस तरह बाजार तक पहुंच पाएगा? मैं निरुत्तर था। विषय बदलने के लिए मैंने उससे पूछा, तुम्हारे उन फलदार पौधों का क्या हुआ? उसके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। मैंने साफ देखा। भविष्य के सुनहरे सपने उसकी आंखों में तैर रहे थे। साहब, उसी आस में तो जी रहा हूँ। मेरे उन पौधों ने अब पेड़ों का रूप ले लिया है। धीरे धीरे अब उन्होंने फल देने शुरू कर दिए हैं। 1-2 वर्ष बाद जब सभी पेड़ों पर फल आ जाएंगे तब कोई भी तंगी नहीं रहेगी, उसने खुश होकर कहा। लेकिन साहब, आप 1 वर्ष के अंदर अंदर ऐसी योजना जरूर बनवा दीजिए जिससे कि हमारे फलों का उचित मूल्य भी बाजार में मिल जाए। जिस सवाल को सुनकर मैं निरुत्तर हो गया था, उसने स्वयं ही उसका उत्तर मुझे सुझाव के रूप में दे दिया था। उसकी बात सुनकर वह उसके चेहरे की रंगत देखकर मन को आत्मसंतुष्टि की अनुभूति तो हो रही थी कि विगत 4 वर्षों से घोर हताशा में जीकर मलिन पड़ चुके इस नौजवान के चेहरे पर अब बसंती बहारें लौट आने को उत्सुक थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।